आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुधीर तिवारी में, जिसमें हम लोग फ्री में अच्छे कंटेंट्स को पढ़ते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग अपना क्लास 11वीं 12वीं जो कि एक्चुअल में हम लोग शुरुआत कर देते हैं क्लास 9 से। तो 9 to 12 हमारा एक गणित का एक बहुत ज़रूरी पार्ट जिसको कहते हैं हम लोग प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा सा गलत लिखता हूँ हिंदी में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने केवल और केवल ध्यान देना है जो चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। नोट्स एज ऑलवेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है हुज नेम इज़ एक्सियोमिक्स। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। हम वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ पर डायरेक्ट अपने वीडियो को रोक कर या तो वीडियो से ही आप नोट्स बना लेंगे या अदरवाइज मैं इसका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है भाई, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। ठीक ना? तो प्रोबेबिलिटी को मैं कहता हूँ, जो मुझे पसंद है, जो डिफिनीशन और मैं समझने के लिए यूज़ करता हूँ, उसको कहते हैं चांसेस ऑफ अकरेंस। चांसेस ऑफ अकरेंस, किसी भी कार्य के होने की संभावना, कार्य की संभावना। ठीक है ना? कार्य के होने की संभावना ही क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी को जनरली हम लोग संख्याओं से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? संख्याओं से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक ना? यानी कि किसी कार्य को संख्याओं के द्वारा रिप्रेजेंट करना या फिर प्रदर्शित करना ही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। और वो संख्याएं कौन सी हैं बेटा? वो संख्याएं हैं 0 से 1 तक। यानी किसी कार्य को 0 से 1 तक की संख्याओं के बीच प्रदर्शित करने की जो एक कैपेसिटी है, उसी को क्या कहते हो आप लोग? प्रोबेबिलिटी कहते हो। तो समझिएगा, प्रोबेबिलिटी को हम लोग अब थोड़ा सा डीप नॉलेज लेने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए हमको कुछ टर्म्स आने बहुत ज़रूरी है। हम उन टर्म्स को पढ़ना चालू करते हैं। तो पहला टर्म है इसी कड़ी में, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। देखिए, हम लोग बात तो करते हैं भाई हिंदी में ही, कुछ टर्म्स को ही मैं प्रयोग करता हूँ अंग्रेजी में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। आप हमारे शब्दों को सुनेंगे और मैं इसके एक्चुअल मीन लिख देऊंगा कि क्या है इसका मतलब। ठीक ना? प्रयोग क्या होता है बेटा? जब किसी क्रिया को हम लोग करते हैं और जिसका परिणाम हमको पहले से ही पता है कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह कह सकते हो एन एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन, इन ऑपरेशन which can give well defined outcomes। अगर मैं इसको शब्दों में बोलूं, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा या जो उत्पन्न कर सकता है कुछ सुपरिभाषित सुपरिभाषित नतीजों को, सुपरिभाषित नतीजों को जो एक क्रिया की करती है, उसी को क्या कहते हो आप लोग? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको जानते हैं। एक्सपेरिमेंट आपके बेटा दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स आपके होते हैं। एक्सपेरिमेंट बेटा आपके दो प्रकार के होंगे, दोनों को याद रखना है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और एक होता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसका शब्द का हिंदी अर्थ भी जान लीजिएगा। इसका डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है नियतात्मक प्रयोग, यानी कि ये नियति के प्रदर्शित प्रयोग है। इसमें रिजल्ट आप कितनी भी बार क्रिया करेंगे, कितनी भी बार आप प्रयोग करेंगे, हर एक प्रयोग में जब आपकी रिजल्ट यानी कि आउटकम यानी कि जो आपका परिणाम है वो सदैव समान रहते हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हो आप, डिटर्मिनिस्टिक या नियतात्मक प्रयोग कहते हैं। वहीं पे रैंडम, रैंडम का मतलब होता है यादृच्छ प्रयोग, यानी कि एक ऐसा प्रयोग जिसमें नतीजा आप पहले से ही निर्धारित नहीं कर सकते। तो एक एक शब्द में हम लोग इसको लिख लेंगे, एक एक शब्द में, कि नियतात्मक क्या होता है कि इसमें रिजल्ट श्योर होता है। रिजल्ट क्या होता है, पहली बात श्योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित है, आप इसको पहले से ही परिभाषित कर सकते हैं कि यही मान आने वाला है। यानी कि अगर मैं मतलब एक पासे को फेंकूं, मेरे पास ये चीज़ मुझे पहले से पता है कि उसका जो रिजल्ट आना है, जो उसका परिणाम आना है वो 1 से 6 के बीच की ही कोई संख्या आनी है। इसको मैं नकार नहीं सकता, मैं कितनी भी बार प्रयोग करूंगा, हर एक प्रयोग में यही एक मात्र उत्तर है कि उसका जो परिणाम है वो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं ही आपको प्राप्त होनी है। यानी कि श्योर है और सेम है, सेम रिजल्ट एवरी टाइम, समान परिणाम। ठीक है, वहीं पे मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग की बात करूं तो इसके बारे में बस इतना सा याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर आप नॉट श्योर रिजल्ट, आप रिजल्ट क्या आएगा आप इसके बारे में एकदम श्योर नहीं होते, आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यानी कि हम क्या कहें इसको, अनिश्चित परिणाम। अब अनिश्चित परिणाम है, ठीक ना, और अब ये जो अनिश्चित परिणाम है ये कब मिलेंगे, जब आपका जो आप प्रयोग करने वाले हो उसके एक से अधिक नतीजे होंगे, तभी आप इसका कहेंगे कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि मोर देन टू पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि मैंने एक शब्द इसमें सुड़ा दिया है, 2 या 2 से अधिक, ठीक ना, इसका सोचिएगा, 2 या 2 से अधिक परिणाम संभावित, पॉसिबल मतलब क्या हो गया बेटा, संभावित परिणाम, ठीक ना। चलिए, 2 या 2 से अधिक संभावित परिणाम होते हैं, तीन क्या कहते हो आप लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक चीज और आपने याद रखना है, ठीक ना, आप इसका रिजल्ट कैन नॉट श्योरली प्रेडिक्ट, यानी कि निश्चित रूप से आप इसके परिणाम को नहीं बता सकते। अनिश्चित परिणाम, प्रेडिक्शन जानते हैं ना भाई, कि आप लोग क्या करते हैं भाई, अनुमान। अनिश्चित परिणाम यानी कि अनुमान आपके क्या है, अनिश्चित हो सकते हैं।
ठीक ना। अनुमान आपके क्या हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही भी हो सकता है, जो आप बोल रहे हो वो गलत भी हो, और इसी के बेसिस पे ही आपके क्रिकेट्स में टॉस किए जाते हैं कि आप उसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप हो सकता है कि आपने जो अनुमान लगाया है वो सही भी हो सकता है जो आपने अनुमान लगाया है वो गलत भी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ अब आउटकम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो संभावित परिणाम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। तो मैं यहीं पर इसको मेंशन कर दे रहा हूँ ब्लैक पेन से। आउटकम क्या होते हैं, आउटकम होते हैं पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई आप प्रयोग कर रहे हैं उसके जो सभी या जो भी रिजल्ट आप प्राप्त कर रहे हैं, जो उसके संभावित परिणाम है, उन्हें क्या कहते हो आप, उसी को कहते हैं हम लोग आउटकम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। अब इसके आगे हम लोगों ने समझना है बेटा सैंपल स्पेस किसको कहते हैं। अब टर्म्स में सभी प्रोबेबिलिटी में जो हमने पढ़ने हैं सभी टर्म्स को हम लोग पहले एक एक बार सीख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस टर्म को सीखते हैं। क्या, इस टर्म्स को क्या कहते हैं बेटा, दूसरा टर्म है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को ही आप लोग हिंदी में कहते हो प्रतिदर्श समिष्टि। देखिए भाई, अब थोड़ा सा ना, जो हम लोगों ने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा था याद होगा, सेट, सेट नाम का हम लोगों ने पहला चैप्टर था पढ़ा, वही सेट वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग होगा, इसलिए उसको भी थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा, ठीक ना। तो सैंपल स्पेस को बेटा सबसे पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एस से, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर एस होता है उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और सैंपल स्पेस क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि सभी संभावित परिणामों के क्या होते हैं बेटा, ये समूह होता है। सभी संभावित परिणामों के समूह क्या कहलाते हैं बेटा आपके, यही आपका सैंपल स्पेस, समूह लिख दिया हूँ, समूह क्या होते हैं, यही आपके सैंपल स्पेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, सैंपल स्पेस को जब मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो कलेक्शन को ही आप लोग क्या कहते हो बेटा, सेट कहते हो ना, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, यही आपके सैंपल स्पेस होते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि जैसे मैंने उदाहरण दे दिया कि एक डाइस को फेंका है, एक डाइस को थ्रो किया है, डाइस को थ्रो किया है, तो इसके डाइस को थ्रो करने के बाद जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आप सभी, यानी कि या तो एक या तो दो या तो तीन या तो चार या तो पाँच या तो छः, यही तो सभी पॉसिबल आउटकम्स हैं बेटा। आप इन सभी को लेकर एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका सैंपल स्पेस कहलाता है, वही आपका प्रतिदर्श समिष्टि कहलाता है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा अब और एक टर्म को समझते हैं, दैट इज नोन एज इवेंट। इवेंट जिसको आप लोग कहते हो हिंदी में घटना, ठीक है, कहते हैं इसको घटना कहते हैं। तो घटना क्या होता है बेटा, इसको आप लोग समझ सकते हैं सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस।
सबसेट का मतलब समझते होंगे बेटा। सबसेट, एक मिनट रुकिएगा, सबसेट को मैं देख लेता हूँ कि हिंदी में एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं। अ, सबसेट को हिंदी में, एक मिनट रुकिएगा। तो सबसेट क्या होता है, ये उपसमुच्चय होता है। क्या होता है बेटा? यानी कि प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक डाइस को थ्रो किया था। डाइस थ्रो करने के बाद अब ये डाइस को मैं ना कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह। अब ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, मैं इसका प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मेरे को चाहिए क्या है, एक सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर्स का कलेक्शन चाहिए। तो वो उनको मैं देखूंगा तो उनको मैं इवेंट मानूंगा, और इवेंट को जनरली हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला इवेंट है, मैंने इसको मान लिया सम संख्याओं का कलेक्शन, तो ये हो गया 2, 4 और 6। इसी प्रकार से विषम संख्याओं के लिए ले लिया, विषम संख्याओं का कलेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसको E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या हो गए, ये हो गए 1, 3 और 5। तो मैं किसी सैंपल स्पेस के कुछ विशेष नियमों का प्रयोग करते हुए उनसे जो कुछ भागों में बांट देता हूँ, तो वही क्या कहलाते हैं बेटा, वही कहलाते हैं आपके इवेंट, कहलाते हैं, घटनाएं कहलाती हैं। घटनाएं आप अपने अकॉर्डिंग निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, इवेंट ये हो गया, तो अब आपने याद रखना है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के प्रकार, सभी प्रकार के प्रकार, इनके कितने प्रकार के होंगे आप इनको पढ़ेंगे। तो जो पहला घटना है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा श्योर इवेंट, क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, पहले घटना, पहला प्रकार जो इसका है दैट इज श्योर इवेंट, निश्चित घटना। श्योर इवेंट निश्चित घटना शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि इसका जो परिणाम है ना, आप कितनी भी बार आप प्रयोग करते रहिए, हर एक प्रकार के प्रयोग में परिणाम आने का जो चांसेस है, जो तरीका है, जो मान है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सदैव के लिए क्या रहेंगे बेटा, समान रहेगा। यानी कि मैंने क्या कहा भाई, एक ऐसा इवेंट जिसमें रिजल्ट फिक्स रहे, रिजल्ट क्या रहे, फिक्स्ड रहे, आप उसको कुछ भी परिवर्तन, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बार प्रयोग कर लीजिए, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ऐसे श्योर इवेंट कहते हैं, और श्योर इवेंट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, एस से। किससे, एस। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में जो सैंपल स्पेस होता है ना, वही आपका श्योर इवेंट है, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ, जैसे जो सूर्य है आपका, सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि आप कितनी भी बार प्रयोग कर लीजिए, हर एक सदैव एक ही चीज आपको पता चलेगा कि सूरज जो है वो पूरब से ही उगता है। आप कितनी भी बार इसको ऑब्जर्व करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में आपका जो परिणाम है वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। दूसरा जो टाइप है वो है आपका इम्पॉसिबल इवेंट, अनिश्चित यानी कि असंभव, असंभव घटना कि आप डाइस को फेंकिए और 7 पाने की आप संभावना देखिए कि आप
प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग का जो रिज़ल्ट आएगा ना, आप उसका ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं कुछ अलग ही तरीके से। जैसे डाइस पे यानी कि पासे पर 7 आना की संभावना। भाई 7 क्या आ सकता है पासे पे तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएँ ही हैं। अब आप उम्मीद लगा रहे हो कि पासे पे 7 मिल जाए तो ये संभावना आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तो ऐसी संभावनाओं को आप लोग क्या कहते हो बेटा? इम्पॉसिबल, असंभव घटनाएँ कहते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं इसको 5 से। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका सिंपल इवेंट। क्या है बेटा? सिंपल इवेंट यानी कि सरल घटना। सरल घटना के बारे में बस इतना ही जानिएगा कि रिजल्ट इसमें क्या रहे, केवल एक ही सैंपल पॉइंट रहे, एक सिंगल सैंपल पॉइंट रहे, यानी कि एक से अधिक होता ही नहीं है। यानी कि मैं कह रहा हूँ एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने पासे को फेंकने के बाद 4 आने की संभावना, 4 आने की संभावना। अब ये बताओ भाई, किसी डाइस पे 4 कितनी बार होते हैं? एक ही बार होता है ना? तो ऐसे में ये क्या रहेगा बेटा, ये केवल एक ही रिज़ल्ट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक ही अवयव हो, उन सभी इवेंट्स को क्या कहते हो आप लोग? सिंपल इवेंट कहते हो। इसके बाद है आपका कंपाउंड इवेंट, ठीक है? क्या है? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट को ही आप लोग कहते हो मिश्रित या संयुक्त घटना, ठीक है? मिश्रित या संयुक्त घटना। तो मिश्रित संयुक्त घटना क्या होंगे? जब भी मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा इवेंट लीजिए जिसमें इवन नंबर्स का यानी कि सम संख्याओं का कलेक्शन हो, 2, 4 और 6। अब इसको देख रहे हैं तो ये क्या है? एक से अधिक संख्याएं हैं। इवेंट E2 है, ये इसमें मान लीजिए 5, 6, 7, ऐसा मैंने कोई 2 नंबर लिख दिया। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से अधिक अवयव हों, उन सभी को क्या कहते हो आप लोग? मिश्रित घटनाएँ कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये पहले तो बेस आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। एक प्रायिकता में हम लोग किन-किन चीज़ों के बारे में, किन-किन शब्दों को पढ़ते हैं, उन सभी शब्दों को आपने देखा। अब हम लोग इनके कुछ बीजगणितीय नियमों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, सीधे प्रोबेबिलिटी को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो ये तो पहले तो बेस आपने बनाना है ताकि आपको कंफ्यूजन न होने पावे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है? अब बहुत प्यारा नोट्स बन रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा। मैं इसको एडिट करके कुछ ऐसा आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा कि आप डायरेक्ट चाहे प्रिंट ले लीजिए, चाहे आप इसको हैंड रिटन नोट्स बनाइए, दोनों ही सिचुएशन में आपका बहुत प्यारा नोट्स बनेगा। चलिए, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स और अलजेब्रा का मतलब हो गया, अलजेब्रा के 4 सिंबल जनरल वे में हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय घटनाएं, बीजगणितीय घटनाओं का गणित। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, फाउंटेन पेन मैं प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कारण ये है कि बेटा कि ये आपका राइटिंग बहुत अच्छा करेगा, ठीक ना? जिसको भी अपनी राइटिंग स्किल अच्छी करनी हो वो फाउंटेन पेन का प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा हो जाता है, बशर्ते फाउंटेन पेन आपको अच्छा मिला हो। तो बीजगणित में जनरल वे में हम लोग 4 प्रकार के सिंबल्स को ऑब्जर्व करते हैं। वो 4 सिंबल कौन है भाई? वो हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। लेकिन यहाँ पर जो आप अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में जो सिंबल्स को पढ़ने वाले हैं, तो जोड़ने के रूप में आप लोग यूनियन का प्रयोग करेंगे,
घटाने के लिए आप घटाने का प्रयोग करेंगे, दोनों के कॉमन के लिए इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे और एक चौथा सिंपल है जिसको आप लोग कहते हो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। इन 4 सिंबल्स को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनियन को कहते हैं संघ, या मैं इसको कहता हूँ सर्वमान्य, मेरे ख्याल से इसको कहते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन इसको शायद सर्वमान्य कहते हैं, सर्वमान्य। इंटरसेक्शन को कहते हैं इंटरसेक्शन को हम लोग कहते हैं देखिए, यूनियन को तो सर्वमान कहते हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग कहते हैं सर्वनिष्ठ। हाँ सही है, सर्वनिष्ठ। निष्ठा हर जगह उपस्थित हो सर्वनिष्ठ जो दोनों में कॉमन हो। चलिए, तो पहला चीज आपने जानना है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी घटना का पूरक घटना क्या होता है। ठीक ना, इसको समझिएगा। ये सभी एलिमेंट्स में आप लोग टाइप ऑफ उसमें पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा। इसको पहला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसको कहते हैं बेटा पूरक घटना। क्या कहते हैं? पूरक घटना। अब मेरी बात को अगर आप लोग समझ पाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये टॉपिक। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि किसी भी डाइस को थ्रो करने के बाद एक सम संख्याओं के आने की संभावना, ये तो घटना हो गई। इसका पूरक क्या हो गया कि सम संख्याएं न प्राप्त हो, सम संख्याएं न प्राप्त होने की संभावना। ये क्या है? इसका पूरक है, यानी कि अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ गिवन इवेंट, यानी कि दिए घटना के विपरीत की संभावना। ठीक है ना, कोई इवेंट आपको ए दिया है, इसका जो पूरक होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या ए की पावर सी से, या फिर ए के ऊपर बार से। इन तीन सिंबल से हम लोग पूरक घटनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरक घटनाएं क्या होती है बेटा, जैसे आपको मैं डायरेक्टली अगर बता दूं कि अगर ये है डाइस फेंकने के बाद सम आने की संभावना, तो सम आने की संभावना, इसका जो रिजल्ट था वो क्या था भाई, वो था 2, 4 और 6। तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सम न आने की संभावना। और ये इसका जो मान होता है वो सैंपल स्पेस में से आप उस इवेंट को घटा देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1, 3 और 5। यानी कि सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक की संख्याएं थी, इनमें से 2, 4, 6 को आप हटाए तो बचा कौन, 1, 3 और 5। समझ में आया ना? तो ये आपके क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ शब्दों को यहीं पर तोड़ देता हूँ। एक होता है और एक है एंड। दो वर्ड्स हैं, आपने शब्दों को पकड़ना है। हिंदी में इसको कहते हैं या, और इसको कहते हैं और। तो याद रखिएगा इसको सेट, सेट के, यानी कि जो आपका सेट का, मेरे को वो शब्द बार बार भूल जाता हूँ भाई। समुच्चय नामक जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसका चर्चा किया था। और जो होता है बेटा, और को आप लोग यूनियन से दर्शाते हैं, एंड को आप लोग इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं। किन्हीं दो टर्म्स के बीच में और लगा है तो आप और के लिए क्या प्रयोग करते हैं बेटा, योग का, सम का। ठीक है ना।
एंड के लिए गुणा, एंड के लिए किस करते हैं बेटा, गुणे का। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। यहाँ पर यूनियन के रूप में आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये याद रहे यहाँ पर जो हमने करना है। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ इवेंट्स के टाइप में ही, अब दो इवेंट ले रहा हूँ, टू इवेंट्स ए एंड बी। दो इवेंट ले रहा हूँ, एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट क्या है भाई, बी है। इन दोनों इवेंट्स को लेकर हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा जो टाइप है, इवेंट ए और बी, घटना ए या बी। अब किसमें वो घटना घटित हो रही है, किसके द्वारा घटित हो रही है, वो ए के द्वारा घटित हो रही है या बी के द्वारा घटित हो रही है, हमको पता नहीं है। तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट सही है कौन से में है, ये प्राप्त करने के लिए हमें दोनों के दोनों को देखना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिएगा, घटना ए यूनियन बी ये प्रदर्शित करता है ए और बी या ए या बी के द्वारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? एक ऐसी घटना x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये मुझे पहले से निर्धारित नहीं है, मुझे पहले से पता नहीं है ये किस में है, ए में है या बी में है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इवेंट यहाँ पे ए एंड बी, यानी कि दोनों में, ए और बी दोनों के दोनों में उपस्थित है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक ऐसा इवेंट एक्स आने की उपयोगिता जबकि एक्स जो है वो ए में है, साथ ही साथ वो किस में है उपस्थित बेटा, एक्स बिलोंग्स टू बी, वो दोनों में उपस्थित है। अब मैं सेट के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये देखिएगा जैसे मैंने ये सेट बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सैंपल स्पेस या यूनियन सेट है। आप इन सभी को ले रहे हैं, यानी कि कंप्लीट को वो ए में उपस्थित है या बी में उपस्थित है, मुझे नहीं पता। ये दोनों को जब आप एक तरीके से देखते हैं, यानी कि ये ब्लू सेट को मैं एक साथ देखता हूँ, तो ये बताता है ए यूनियन बी या ए और बी। ठीक ना, वहीं पर ये जो खास सेक्शन है यहाँ वाला, ये ये मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से दिख रहा जरूर होगा। इसको, ये जो कॉमन पोर्शन है जो ए का भी भाग है और बी का भी भाग है, इसे कहते हो ए एंड बी। वो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में उपस्थित है। ठीक ना, अब कुछ हैं टर्म्स, इनको मैं डायरेक्टली केवल ब्लू पेन से हम लोग उपयोग करेंगे और इसको जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है ना, कि टाइम भी बहुत अच्छा हो रहा है भाई, 35 मिनट का हो गया और देखिए पता नहीं चल रहा है। चलिए, तो चौथा टाइप है आपका, वो है ए बट नॉट बी। ए में है परंतु बी का वो भाग नहीं है। ठीक ना, ए है का है परंतु बी का भाग नहीं है, यानी कि अगर मैं सेट से रिप्रेजेंट करूं तो कह तो रहा है कि वो ए का भाग है परंतु बी का भाग नहीं है, तो बी के भाग को हटा दीजिए और ए के भाग को ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये है ए बट नॉट बी, और इसकी जो मान होगा, आपने क्या किया, ए कंप्लीट में से बी वाला जो सेक्शन है उसको घटा दिया, जिसकी वजह से हमारा कॉमन सेक्शन भी घट गया। तो ए बट नॉट बी को ए माइनस बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन जो है, जो कॉमन वाला पोर्शन आपने क्या किया है उसको घटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। पांचवा, नाइदर ए नॉर बी, न ए का है न बी का है,
ए का भी हिस्सा नहीं है और बी का भी हिस्सा नहीं, दोनों का ही हिस्सा नहीं है, तो वो हिस्सा हुआ किसका? अब वो दोनों का हिस्सा नहीं है तो वो तो ये बाहरी वाला हिस्सा हुआ ना भाई, न ए का, ये वाला हुआ, देखिएगा, न ए का, ये बाहरी हुआ, न बी का, तो ये वाला पोर्शन हुआ। जहाँ पे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को काटेंगी वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? वही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने बात किया है आपने सैंपल स्पेस में से या यूनियन में से आपने क्या कर दिया बेटा? आप लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन को घटा दिया है। ये क्या आपने एक तरीके से बना लिया। अगर मैं इसको सिंपल वर्जन में लिखूं बना दूं तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, न ए का है न बी का है, तो ये बचा हुआ जो हिस्सा है बाहर का वही क्या है उत्तर। सॉरी 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 सॉरी। चलिए। हम्म, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ये ए न ए का है न बी का है, न ही ए का, एंड न ही और न ही बी का, ठीक है ना। ये हो गया न ही ए का न ही, साथ ही साथ या फिर उस आपने क्या किया है पूरे कंप्लीट यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यूनियन से, यूनियन में से आपने इन दोनों के यूनियन को घटा दिया है, यानी कि ए यूनियन बी। 6 टाइम एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एक मिनट रुकिएगा। तो एग्जैक्टली ए वन ऑफ ए एंड बी मतलब यदि ए हो तो बी घटना घटित न हो, यदि बी घटित हो तब ए घटित न हो। यानी कि ए या बी में से कोई एक ही घटना जब एग्जैक्टली घटित हो, घटित भी हो रहा है और कोई एक ही घटित हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में, यानी कि मैंने क्या कहा, यदि ए घट रहा है तो बी ना घटे, बी घट रहा है तो ए ना घटे, कोई ना कोई इन दोनों में से घटना घटनी ही चाहिए। ऐसे को क्या कहते हो? एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। अब वन ऑफ ए एंड बी का मतलब हो गया कि दोनों में एक साथ घटित न हो। मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। मैंने कहा ये यूनियन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में हो या बी में हो, परंतु दोनों में एक साथ घटित न हो, ये कॉमन वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो आपने क्या किया है? आपने एग्जैक्टली किया है ए यूनियन बी में से आपने घटा दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना। या फिर आप कह सकते हैं ए का आपने इंटरसेक्शन बनाया है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। और अच्छा, इसका आप ड्रॉ करिएगा, बहुत प्यारा फिगर बनेगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आप इन दोनों का जब आप यूनियन बनाते हैं तो आपको क्या बनता है भाई? एग्जैक्टली वन बनता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन बेटा हुआ कंप्लीट। आप इसको याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको कंफ्यूजन को मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। आप सबसे पहले इस फिगर को बना लीजिएगा, जहाँ पर शेड्स एक दूसरे को काटेंगे वही आपका उत्तर होता है। मैं लेफ्ट साइड वाला बना रहा हूँ ए एंड बी, ये ए है, ये बी है। ए और बी का इंटरसेक्शन, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा बेटा वो कुछ ये वाला पोर्शन होगा, हो गया ना, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट, ये हो गया इंटरसेक्शन, ये कॉमन पॉइंट्स हो गए बेटा।
ये देखिएगा, यहाँ तक ये जाएगा ना एक। अब जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला इधर से ये बन गया, सिमिलर वे में इधर से ये वाला बन जाएगा और यही तो आपका है उत्तर ना। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको बनाया, ये आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट आपका उत्तर हो जाएगा। आप फिगर ड्रॉ करके देख लीजिएगा भाई, अगर आपको ना समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, उसमें मेंशन कर दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि इसको क्लियर करिए। क्लियर लिख देंगे आप तो मैं इसको समझा दूंगा। चलिए, अब हम लोग एक दो प्रकार के इवेंट्स और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं रोकूंगा। अगर 1 घंटे की क्लास हो गई तो मैं रोक दूंगा। तो चलिए, अब 2 इवेंट अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, इसी प्रकार से 3 इवेंट्स के लिए पढ़ लेंगे। और कितने हो गए भाई हम लोगों के? 6 हो गए। चलिए, 6 हो गया। 7वां, 7th टाइप का पढ़ते हैं। मैं रोमन संख्या लिख रहा था भाई कि वो लिख रहा था? नहीं, जनरल संख्या लिख रहा था। जनरल को ही दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, रोमन संख्या नहीं लिख रहा था। तो ये आपका 7वां टाइप है। 7वां मैंने 3 इवेंट्स ले लिए हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए, बी और सी। ए में घटित हो सकता है, बी में घटित हो सकता है, या सी में घटित हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों में घटित हो सकता है, या फिर ए और सी में दोनों में घटित हो सकता है, या फिर बी और सी दोनों में घटित हो सकता है, या फिर ए बी सी तीनों के तीनों में ही घटित होना चाहिए। लेकिन कम से कम कि एक में तो घटित होना ही चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जब आप ये क्लेरिफाई ना कर पाइए कि कितने में वो घटित हो रहा है, तो इसका जो उत्तर होता है बेटा वो क्या होता है, वो उत्तर होता है उनका यूनियन, जिसमें आप उत्तर को पहले से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये उत्तर होता है बेटा, इसका जो मान होता है वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, समझिएगा, मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। जो इसका कंप्लीट हो जाएगा एग्जैक्टली ए में हो, बी में हो या सी में हो, आपको पता नहीं है, आप तीनों को मान रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये तीनों के तीनों का भाग हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट, या तीनों में हो सकता है, कम से कम एक में होगा। तो ऐसे में आपका ये यूनियन होगा। मैं एक टर्म और ले रहा हूँ, यहीं पर बगल में ही समझाने के लिए काफ़ी होगा। और ये टर्म है आपका कि ऑल थ्री ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि तीनों के तीनों का भाग होना। और मैं कह रहा हूँ भाई कि एक ऐसा सेक्शन जिसमें तीनों का वो हिस्सेदारी लेकर आए, वो कौन सा है? तो ये समझिएगा, मैंने ये जैसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये आपका ले लिया, ए बी और सी 3 सेट्स ले लिए। और इस फिगर को आप गौर से देखेंगे तो इस फिगर में ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ पर तीनों के तीनों एक साथ उपस्थित हैं? वो सेक्शन है आपका ये वाला, जिसमें वो तीनों के तीनों का भाग है। और इसी सेक्शन को, ये जो देखिए, वो ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है। इसी को आप लोग इंटरसेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक ना? वो तीनों का ही हिस्सा है। अब अंतिम मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको कंप्लीट करने के बाद ये वाला ऑपरेशन जो अलजेब्रा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा के बाद हम लोग चालू कर देंगे एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी हमको क्लास 11th के अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है वो। 1 घंटे का मैंने कहा था कि आपका ये सेशन होगा। 1 घंटे का सेशन में अभी आपका ऑलमोस्ट 15 मिनट का सेक्शन बाकी है। तो देखते हैं कहाँ तक लेकर चल पाते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद है 8वां आपका, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी। और मे भी हो सकता है क्लास 12th वाले सेक्शन को पढ़ाने के लिए मैं लाइव सेक्शन सेशन चला दूँ, ठीक ना?
तो मैं पहले बेस बना रहा हूँ। बेस कंप्लीट करने के बाद मैं 12th वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा। 12th वाले सेक्शन को पढ़ाने के लिए लाइव लेकर आऊँगा। लाइव आने के लिए मैं प्रीमियर लगा दूंगा। आप लोग चैनल को देखते रहिएगा। अगर जैसे ही आए आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम को अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा कि आपका मैं जो टाइम शेड्यूल अपना अरेंज कर दूंगा, क्योंकि छुट्टी डिसाइड कर दी गई है। इस वजह से मैं जो शेड्यूल डिसाइड करूंगा आप लोग केवल उसको नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। जैसे ही क्लास के प्रीमियर का टाइम हो जाएगा वो आपको बता देगा और आप तुरंत क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि लेट ना होने पाए भाई। मैं 5 मिनट, क्लास चालू होने के 5 मिनट तक मैं इंतजार करूंगा, सभी का वेलकम करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं और हम लोग क्लास बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक ना। एग्जैक्टली 2 ऑफ A and B, यानी कि एग्जैक्ट दो। दो से अधिक नहीं होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं हो सकता। वो क्या हो, एग्जैक्टली दो हो। तो ये वाला पोर्शन मैं बना दे रहा हूँ, जल्दी से इसको भी देख लीजिएगा। और यहीं पर आपका जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, ए बी सी, एग्जैक्टली टू, यानी कि दो का हिस्सा ये वाला पोर्शन है। क्यों? क्योंकि ये तो तीनों का हो गया ना भाई। ये ये देखिए बी और सी का हिस्सा है, बट आप ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये सी का हिस्सा है। ये ये वाला जो तितली जैसा बन रहा है बेटा, यही आपका क्या है, उत्तर है। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, ए और बी को तो आप ले रहे हो, ए और बी के बीच का कॉमन, लेकिन उनमें से क्या कर दे रहे हो बेटा, ए और बी वाले में से आपने क्या किया, ये सी वाला जो पोर्शन है उसको बाहर कर दिया, यानी कि इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका उत्तर हो गया भाई। चलिए, दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, ठीक ना। एक एक मेरा को एक शब्द का अर्थ ढूंढना है, तो मुझे 1 मिनट का वो दीजिएगा, ब्रेक दीजिएगा। अ, या फिर अगर आपको अ, एक शब्द है एग्जॉस्टिव, आप अगर इसका मतलब जानते हो तो गेस करिएगा। नहीं जानते होंगे तो मैं रुकिएगा, मुझे को 1 मिनट का मैक्सिमम एग्जॉस्टिव का मैं मतलब समझ लेता हूँ, क्योंकि ये शब्द मेरे को फंसा रहा है। मैं काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जस्ट अ वेट सेकेंड। संपूर्ण घटनाएं, एग्जॉस्टिव मतलब होता है संपूर्ण या संभाव्य घटनाएं, ठीक ना। संपूर्ण या संभाव्य, अब भाई हिंदी में यही लिखा है इसलिए हम भी यही मान लेते हैं, संपूर्ण या संभाव्य, ठीक है। चलिए, अब दो टाइप के एक बेहतरीन इवेंट्स हैं। एक टाइप इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक है एग्जॉस्टिव इवेंट। ये अलजेब्रा से परे हैं थोड़ा सा, ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, ठीक ना। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को कहते हैं हिंदी में परस्पर अपवर्जी घटनाएं। मैंने क्या कहा, इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, ठीक है। और एग्जॉस्टिव को अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, और इसको कहते हैं संपूर्ण या संभाव्य घटनाएं, ठीक ना। संपूर्ण, संभाव्य घटनाएं। चलिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है टोटली फ्री या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
यानी कि कोई 2 इवेंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा, यहाँ पर 2 इवेंट्स के रूप में ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ ए और एक ले रहा हूँ बी। मैं किन्हीं 2 इवेंट्स को, 2 घटनाओं को, ए तथा बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपोजिट घटना कब कहूँगा? जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन न हो। मैंने क्या कहा? कुछ भी कॉमन न हो। दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन न हो। ए बी से तथा बी ए से स्वतंत्र हो। तथा बी ए से स्वतंत्र स्वतंत्र देखिए भाई, मेरा वो हिंदी वाला थोड़ा सा फंसता है, ठीक ना? स्वतंत्र हो, ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? परस्पर। अब ए तथा बी को हम कहेंगे क्या? कि ये दोनों घटनाएं, ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन यानी कि इनका इंटरसेक्शन निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान जो होगा वो सदैव क्या होगा? शून्य होगा, फाई होगा, उसमें कुछ भी उपस्थित नहीं होंगे। वहीं पर एग्जॉस्टिव या संपूर्ण या संभाव्य घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो जो प्रभावित करती हैं आपके सैंपल स्पेस को। आपके सैंपल स्पेस को क्या कहते थे भाई हम लोगों ने सैंपल प्रतिदर्श समष्टि को ही प्रभावित करते हैं। कोई 2 इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स ए तथा बी जिनका यूनियन आप निकालें, यूनियन निकालने के बाद आपको कंप्लीट जो सैंपल स्पेस है वही मिल जाता है। तो ऐसी घटनाओं को आप लोग क्या कहते हो बेटा? ऐसी घटनाओं को एक दूसरे के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हो, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि जिससे निर्माण हो जाए, ऐसे को क्या कहते हो? कहते हो। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि एक डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस बनाया, क्या भाई? 1 2 3 4 5 और 6। एक इवेंट लिया ए जिसमें सभी सम संख्याएं हैं, यानी कि 2 4 6। देखिए कह रहे होगे कि भाई सर सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें इतनी प्यारी है ना कि भाई ये समझाने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। अब मैं यहाँ पर देखिएगा कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन है? ये सभी सम संख्या है, ये सभी विषम संख्या है, तो इसलिए क्या हो गया बेटा? ये दोनों परस्पर क्या है? अपवर्जिंग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन जब भी आप ए यूनियन बी का, ए का और बी को जोड़ देंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? यही सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये ए और बी क्या है बेटा? संभाव्य घटनाएं भी हैं। मेरी बातें समझ गए? अब मैं यहीं पर संभाव्य में कोई एक ऐसा सैंपल स्पेस ले रहा हूँ जिसके बहुत सारे इवेंट्स बन रहे हैं, E1 E2 E3 E4 और इसी प्रकार से ये n आपके इवेंट्स बन रहे हैं। तो इन सभी इवेंट्स को एक दूसरे के लिए संभाव्य क्या हम लोग कह देंगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एक दूसरे के लिए। जब आप इन सभी का यूनियन बनाएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, ऐसे आप करते रहिए। ये सभी पॉसिबल इवेंट्स का जब आप यूनियन बनाएंगे तो यूनियन आपका किसके बराबर आ जाए बेटा? सैंपल स्पेस के। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव या फिर संपूर्ण या संभाव्य घटनाएं कहलाएंगे। मुझे लगता है कि आपने इतना समझ। तो वहीं पर अब मैं एक टर्म को पढ़ाकर यहीं पे क्लास रोक दूंगा, ताकि कुछ चीजें बची हैं। 20 मिनट का पीरियड लगेगा, 20 मिनट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो क्लास 11th का सेक्शन है, क्लास 10th का भी पोर्शन आप मान सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत प्यारे क्वेश्चंस लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस चैप्टर में आपके केवल और केवल एक ही चीजें नहीं आएंगी। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे जब प्रोबेबिलिटी, तो पढ़ते हुए आप लोग प्रयोग कर चुके हैं सेट का, आप लोग प्रयोग करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट। आप स्टैटिक्स का भी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी का 4-5 चैप्टर्स का जब एक साथ कंबाइन करेंगे, तो कॉम्बिनेशन के बाद आपका क्लास 11th का पोर्शन प्रायिकता निर्माण हो जाएगा और आप इसको पढ़ेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है। तो सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, यहीं पे हम कंप्लीट कर देंगे अपने सेक्शन को कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। वहीं से यहीं से शुरुआत किया था और यहीं पर मैं खत्म भी करूंगा आज के
पोर्शन को। ठीक है ना? चलिए, प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी भी घटना को किसी घटना के घटित होने की संभावना का संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रोबेबिलिटी कहलाता है अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चांस ऑफ अकरेंस। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चांस ऑफ अकरेंस किसी भी कार्य या ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है उसको संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये रेंज करती है, इसका जो प्रसार है, इसका जो प्रसार है, इसका जो रेंज है, वो रेंज जो प्रसार है वो 0 से शुरुआत होता है, 0 भी हो सकता है और 1 तक लेकर जाता है। 1 0 तब बनता है जब आपका इवेंट कैसा हो? इम्पॉसिबल हो। और 1 तब बनता है जब आपका भाई जो इवेंट है वो क्या हो? श्योर हो। और अगर एक अभी याद ना आ रहा हो तो भाई पलट के थोड़ा-सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने केवल 2 ही 3 पेज पढ़े हैं और 2-3 पेज में मैंने सारी चीज़ों को मेंशन भी कर दिया है और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो भाई बड़े प्रेम से आप लोग पढ़िएगा, आशीर्वाद आपके ऊपर है। मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। चलिएगा, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रायिकता एक इवेंट ई की, इसका जो मान है वो 0 से लेकर शुरुआत होगा, 0 भी हो सकता है और 1 तक इसका मान होगा मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि हम लोग साथ ही साथ ग्रोथ करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें। तो आप लोग सहयोग के रूप में, गुरुत्वाकर्षण के रूप में बस इतना ही करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्लासेस को पढ़ते रहिए, डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है, ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें सजेशन दीजिए। और सारी चीज़ों को करने के साथ साथ आपने इस चैनल को, ये आपका अपना ही चैनल है, इसको भाई शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसको बांटिएगा। धन्यवाद, गुड बाय और शुभ रात्रि बोलेंगे भाई, लेकिन धन्यवाद।